हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो रिलायबिलिटी में उसको मेजर करने के जो मेथड्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं, जो हमने डिस्कस अब तक नहीं किए हैं चैनल पे। तो आज हम मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी डिस्कस करेंगे जी। मे भी थोड़ी सी लंबी जा सकती है वीडियो, यानी कि आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक की हो सकती है, बिकॉज 40 स्लाइड्स हैं हमारे पास। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत डिटेल में कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आपको समझ आ सके उतना ज़्यादा, बट अगर और ज़्यादा डिटेल में, अगर जितना डिटेल में मैं बात करूंगी उससे ज़्यादा डिटेल में अगर गए तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। टॉपिक बहुत ब्रॉड है अगर देखा जाए तो। ओके, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से ओवरऑल, ताकि जो भी क्वेश्चन आए यहाँ पे कॉन्सेप्ट से या न्यूमेरिकल जो अब तक आते हैं इस टॉपिक से, वो आपके सोल्व आराम से हो जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए जो भी मास्टर्स कर रहे हैं, जहाँ पे रिसर्च है सिलेबस में, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए एजुकेशन के लिए, या पेपर 2 में जैसे फिजिकल एजुकेशन है, या जो वहाँ पे कॉमर्स है जहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च आता है, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता क्या है? बेसिकली कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं हम, राइट। रिलायबल, विश्वसनीयता, राइट। जैसे कई बार मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक बेसिक सा एग्जाम्पल की आपने कोई पेपर दिया और उस एग्जाम में आपके जितने भी मार्क्स आए, मान लो 100 में से 70 नंबर आए और आपको लग रहा था नहीं 90 आने चाहिए थे, तो आपने री इवेल्युएशन के लिए डाला। तो अब वो पेपर किसी और टीचर के पास जाएगा, वो कोई और टीचर उसमें मार्क्स देगा जो कि उसको नहीं पता कि आपके 70 नंबर आए हुए हैं। सो उस बेसिस पे अगर वो भी 70 के अराउंड ही मार्क्स देते हैं, दैट मीन्स वो जो चेकिंग थी वो रिलायबल थी, यानी कंसिस्टेंट है रिजल्ट। ओके, तो कंसिस्टेंसी मेजर करता है ये, जैसे वैलिडिटी जो है वो एक्यूरेसी मेजर करता है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि रिलायबिलिटी क्या मेजर करता है। तो रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी मेजर करता है विद विच द इंस्ट्रूमेंट यील्ड्स सिमिलर रिजल्ट। तो सेम सी चीजें आनी चाहिए, जैसे मैंने बोला ना अराउंड 70 ही आपके मार्क्स आए, यानी इट्स लाइक 69 आ गए या 72 आ गए, उनको बराबर सा ही मानेंगे हम कि रिलायबल थी वो चेकिंग। ओके, रिलायबिलिटी कंसर्न्स द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसर्चर्स। तो यहाँ पे ये अलग अलग रिसर्चर्स जो हैं या अलग अलग जो टीचर थे उन्होंने चेक किया था to make the same observation of a given phenomena if and when the observation is conducted using the same method and procedure. So ये क्या कंसर्न कर रहा है कि आप सेम ऑब्जर्वेशंस आपकी निकल के आए, चाहे आप जब आप सेम मेथड या प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मीन्स वो जो मेथड है वो रिलायबल है, विश्वसनीय है। ओके, ये है जी अनास्टसी और उर्बिना ने एक वो दे रखी है डेफिनेशन, वो आप देख सकते हैं। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी किसकी? स्कोर्स की। कहाँ से? जो ऑब्टेन हुए हमें सेम पर्सन से जब उनको री एग्जामिन किया गया with the same test on different occasion or with different set of equivalent item, या फिर under other variable examining conditions। तो किसी भी कंडीशन में जब आपने री एग्जामिन किया है ना, चाहे आपने मतलब सेम पर्सन का किया है, किसी और इंसान ने उस सेम पर्सन का किया है, या अलग अलग कंडीशंस में किया है, या डिफरेंट ओकेजन्स पे किया है, तो वो रिजल्ट्स सिमिलर आना, उनमें कंसिस्टेंसी नजर आना इज रिलायबिलिटी। ओके, फर्दर अगर बात करें तो कुछ एक इनहेरेंट एस्पेक्ट जो हैं, ये इग्नू के मटेरियल में स्पेसिफिकली ये स्लाइड जो है वो मेंशन थी, स्लाइड इन द सेंस ये मटेरियल मेंशन था। एंड सिनोनिम्स है रिलायबिलिटी के, तो डिपेंडेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबल ना, सेम से रिजल्ट रहें, मेजरमेंट एंड सैम्पलिंग, प्रिडिक्टेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड इक्विवेलेंस। ऑल्दो एक्यूरेसी हम वैलिडिटी के लिए यूज करते हैं। इन सिनोनिम्स में से मेजरली जो एस्पेक्ट हैं, जो जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो है स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस। ये मेजर हैं जो कि डिजर्व करते हैं हमारी अटेंशन जब रिलायबिलिटी की बात आएगी। तो ये एस्पेक्ट है, क्योंकि रिलायबिलिटी में हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, यानी इक्विवेलेंट सा रिजल्ट आना चाहिए और स्टेबल आना चाहिए, वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो कंसर्न है सिक्योरिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट विद रिपीटेड मेजरमेंट्स। सेम रिसर्चर, सेम इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें सेम है, जब भी रिपीट किया जाए इंस्ट्रूमेंट को या चीजों को, मेजरमेंट को, तो रिजल्ट कंसिस्टेंट आना चाहिए, यानी स्टेबल रिजल्ट आ रहा है, तो वो स्टेबिलिटी एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, सो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी जब हम डिटरमाइन करते हैं, हम कैसे? बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, यानी सेम इंसान, सेम चीजें, सारी चीजें रिपीट हो रही हैं और फिर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। इक्विवेलेंस एस्पेक्ट की बात करें कि हाउ मच एरर मे गेट इंट्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर।
सो इक्विवेलेंस इज लाइक यहाँ पे सेम इंसान जो है, सेम रिसर्चर नहीं आपको वापस से टेस्ट कर रहा है, कोई और टेस्ट कर रहा है, या फिर डिफरेंट सैंपल्स हैं उस बेसिस पे टेस्टिंग हो रही है, और फिर अगर रिजल्ट सिमिलर आते हैं तो वो इक्विवेलेंस एस्पेक्ट माना जा रहा है। स्टेबिलिटी एस्पेक्ट में सेम रिसर्चर, सेम इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें सेम है, आप रिपीट कर रहे हो रिजल्ट की कंसिस्टेंसी देखने के लिए। यहाँ पे आप इक्विवेलेंस, यहाँ पे भी आप एक तरीके से तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी मेजर कर रहे हो, बट अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स हैं, अलग सैंपल भी हो सकता है, तो वो सारी चीजों को देखते हुए रिजल्ट जब सिमिलर आए, ओके, अच्छा तरीका ये है कि दो इन्वेस्टिगेटर्स के रिजल्ट्स को आप कंपेयर करके देख लीजिए सेम इवेंट के लिए जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको इक्विवेलेंस एस्पेक्ट समझ आ जाएगा। कंपेयर, ये इंप्रूव कैसे करेंगे रिलायबिलिटी को? बाय स्टैंडर्डाइजिंग द कंडीशंस जिसमें हम मेजर कर रहे हैं। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वेरिएशन के, जैसे बोर्डम है, अब बच्चा वापस से टेस्ट दे रहा है और वो बोर हो गया, उसका मन नहीं है अच्छे से आंसर लगाने का, तो उसने ऐसे ही टिक लगा दिए, सो दैट इज, वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट हैपन। फटीग, ठीक है, फटीग हो सकता है, वो और भी जो चीजें जो एक्सटर्नल लेवल पे हमें वो क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है। अगर हम उनको मिनिमाइज कर पाएंगे तो हम स्टेबिलिटी एस्पेक्ट को इंप्रूव कर पाएंगे। अगर हम केयरफुली डिजाइन करते हैं डायरेक्शंस विद नो वेरिएशन फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, या बाय यूजिंग ट्रेन्ड या मोटिवेटेड पर्सन कि वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से जज्बे के साथ कंडक्ट करेंगे रिसर्च, सो हम इसमें सैंपल को भी ब्रॉडन कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। यहाँ पे कई तरीके हो गए कि एक तो वेरिएशन ना हो, एक हम मोटिवेटेड ट्रेन्ड पीपल या पर्सन या रिसर्चर यूज करें, वो सही से रिसर्च करेंगे, और ब्रॉडन कर दें हम सैंपल के आइटम्स को, यानी जितने ज्यादा आइटम्स होंगे उतनी ज्यादा रिलायबिलिटी के चांसेस हैं, सो यूज टू इंप्रूव इक्विवेलेंस एस्पेक्ट। सो ये दो तरीके यहाँ पे बता रखे हैं हमने, एक से हम बोल रहे हैं स्टेबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो इंप्रूव कर पा रहे हैं हम, और दूसरे से हम इक्विवेलेंस एस्पेक्ट जो है इंप्रूव कर पा रहे हैं। ओवरऑल हमें समझना ये है कि एक तो एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं वो हमें रोकने हैं वेरिएशन के लिए, कि बोर्डम ना हो, फटीग ना हो, मोर्टेलिटी भी कई बार हो जाती है, एट्रीब्यूशन ना हो, तो वो सारी चीजें ना हो तो रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। प्लस आपका जो है अगर ट्रेन्ड रिसर्चर इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब इस्तेमाल इन द सेंस यूज की, वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च को, या फिर वेरिएशन नहीं हो रहा है, या ब्रॉडन कर रहे हो आप सैंपल के आइटम्स को, तो भी रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ये है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, जहां पे मैंने बहुत एनालाइज करके ये स्लाइड बनाई है। 4 मेजर मेथड्स, बहुत जगह पे आपको सिर्फ ये मिल जाएगा, टेस्ट रीटेस्ट, देन अल्टरनेटिव या इक्विवेलेंट फॉर्म या पैरेलल फॉर्म, देन स्प्लिट हाफ मिल जाएगा, कुडरसन मिल जाएगा, क्रोनबेच मिल जाएगा। तो ये कई बार ये 4-5 चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, बट अगर आप ओवरऑल थोड़ा क्लासिफाई करने की कोशिश करोगे, सो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड और अल्टरनेटिव फॉर्म या फिर ये इक्विवेलेंट फॉर्म, पैरेलल फॉर्म एक ही बात है, इन ये मेथड यूज करते हैं। देन एक आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, उसमें ये फर्दर चीजें, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनल कंसिस्टेंसी और ये ऑप्शन में है, तो आप इनमें से किसी के साथ भी जा सकते हैं। क्रॉनबैच, कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला, देन गुटमन स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट या स्प्लिट हाफ मेथड, जहां पे स्पीयरमैन ब्राउन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। देन इंटररेटर रिलायबिलिटी भी है। यूजुअली इंटररेटर के बाद, मतलब इंटररेटर में बहुत डीप से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट ये इंटरनल कंसिस्टेंसी से फिर भी डीप से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो हम कोशिश करेंगे आज की हम इंटरनल कंसिस्टेंसी तक डिटेल में डिस्कस करें। इंटररेटर या इंट्रारेटर होती क्या है वो मैं आपको बता दूंगी, प्लस इंटररेटर रिलायबिलिटी के ये मेथड्स हैं, आप इनकी बस नाम ध्यान रख लें कि अच्छा परसेंट एग्रीमेंट, कोहेन का कापा, अगर 2 रेटर्स रेट कर रहे हैं, 2 अलग अलग लोगों का डाटा हम कंपेयर कर रहे हैं, फ्लिस कापा जिसमें हम ये हमने कोहेन कापा जो है, कोहेन ये जो मेथड है इसी को अडेप्ट करके मॉडिफाई किया है फॉर 3 और मोर रेटर्स, ठीक है। देन पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट या परसेंट एग्रीमेंट, ये तो रिपीट हो गया, इनको हम यूज कर सकते हैं इंटररेटर रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। ओके जी, सो ये ऊपर वाली यहां तक एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर और लंबा किया तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक, क्योंकि क्वेश्चन इनसे आते नहीं है। सो अगर और लंबा किया तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। पहले तो हमें पता हो एक्सटर्नल इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी या एक तरीके से एक्सटर्नल रिलायबिलिटी, जिसमें हम 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सटर्नल रिलायबिलिटी क्या हो गई? इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ मेजर वेरीज फ्रॉम वन यूज टू अनदर, यानी 2 अलग अलग लोग या 2 अलग अलग सिचुएशंस, वहां से हम डाटा कंपेयर कर रहे हैं कि एक्सटर्नल लेवल पे और क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं। इंटरनल में क्या रहेगा? आप सेम फिनोमिना
आप जो है बार बार मेजर कर रहे हो और उसमें रिजल्ट जो है वो सिमिलर आने चाहिए. इट्स लाइक इंटरनल रिलायबिलिटी असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस आइटम्स विद इन अ टेस्ट. ये एक टेस्ट की बात हो रही है, ये अलग अलग टेस्ट की बात हो रही है. ओके, सो एक बार इनके मेथड्स देखते हैं. पहला है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, जो कि एक्सटर्नल टेंडेंसी है या एक्सटर्नल रिलायबिलिटी को मेजर करेगा. सबसे इजीएस्ट इसको माना जाता है, वन ऑफ द इजीएस्ट टेस्ट ये है. करते क्या है इसके अंदर, हम सेम टेस्ट सेम लोगों को कुछ टाइम के बाद वापस से देते हैं. इट्स लाइक मैंने आज की डेट में 10 बच्चों से या 50 बच्चों से टेस्ट लिया उनका, और फिर मैं 2 से लेके या 2 हफ्ते से लेके 1 महीने का गैप देती हूँ बीच में, और वापस से सेम टेस्ट सेम बच्चों को देती हूँ. ओके, क्योंकि अगर मैंने आज लिया और कल की कल दे दिया उनको वापस से करने को, तो उनके फैक्टर्स भी तो बहुत सारे आ जाएंगे ना. उनको थोड़ा मेमोरी फैक्टर आ जाएगा कि याद होगा कल वाला, या और भी चीजें कि वो सेम सी चीजों पे टिक करे. सो वो चीज ना हो, इसलिए थोड़ा सा गैप हम रखते हैं. 2 हफ्ते से 1 महीने तक का गैप रहेगा, इंटरवल रहेगा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में. देन रिलायबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे. अब जो 2 बार हमने टेस्ट लिया है तो 2 अलग अलग स्कोर निकल के आए हैं. उन स्कोर को हम क्या करेंगे, उनका कोरिलेशन चेक करेंगे. अब ये कोरिलेशन हम कैसे भी चेक कर सकते हैं, यूजुअली हम पियर्सन मेथड से ही चेक करते हैं. ओके, सो वो कोरिलेशन जितना होगा उस बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी रिलायबिलिटी कैसी है. रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो 1 हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी रिलायबिलिटी है, बट इनवेरिएबली जो कोरिलेशन आता है मेजरमेंट्स का अक्रॉस द टाइम वो भी लेस देन परफेक्ट होगा. तो ऐसा नहीं होता कि एक ही आंसर आ जाए आपका, कि सेम ही हो बिल्कुल एग्जैक्ट, कि बिल्कुल 100% कोरिलेशन है. वो चीज नहीं देखने को मिलती है यूजुअली. वो हो तो भी हमें डाउट होता है कि डाटा मैनिपुलेट तो नहीं कर रखा है. ओके, बट आपको ये समझ आना चाहिए, टेस्ट रीटेस्ट, एक बार टेस्ट लिया, थोड़ा गैप दिया, वापस से टेस्ट लिया, जो भी रिजल्ट आए हैं दोनों के उनको कंपेयर कर दिया, दैट्स इट. ठीक है जी. सो ये चीज करनी है आपने. अब दिस मेथड, इसके एडवांटेजेस देखें तो कैन बी यूज्ड व्हेन ओनली वन फॉर्म आएगा, वन फॉर्म ऑफ टेस्ट इज अवेलेबल. जब मेरे पास एक ही टेस्ट अवेलेबल है तो मैं इस मेथड के थ्रू रिलायबिलिटी चेक कर सकती हूँ. टेस्ट रीटेस्ट कोरिलेशन जो है वो एक नेचुरली अपीलिंग प्रोसीजर है कि आपने एक बार टेस्ट लिया और फिर वापस से वही टेस्ट दोबारा से लिया, लेकिन लिमिटेशंस भी होंगी. रिसर्चर्स जो हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, एबल टू ऑब्टेन ओनली अ मेजर ऑफ फिनोमेना एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम. ओके, एक्सपेंसिव होगा क्योंकि बार बार टेस्ट ले रहे हो. मेमोरी इफेक्ट होगा कि वापस से जब बच्चे, मतलब उसको याद भी तो हो सकता है ना चीजें. अगर आपने टाइम इंटरवल थोड़ा सा शॉर्ट रखा तो हो सकता है जो उन्होंने अर्ली रिस्पॉन्स दिए थे वो उनको याद हो कि मैंने पिछली बार ये वाला टिक किया था तो इस बार भी यही वाला कर देते हैं. राइट, रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ पार्टिसिपेशन की रेस्पोंडेंट का भी, कि वापस से वो टेस्ट वापस से ले रहे हैं सिंसियर तरीके से, वैसे तुक्के नहीं मार रहे हैं, रैंडमली आंख बंद करके नहीं टिक कर रहे हैं, वो चीज. प्लस रिसर्च वर्कर्स जो है, जो रिसर्चर है उसका डिवोशन भी चाहिए होगा. ओके, क्योंकि अगर बिहेवियर में चेंज होता है या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकती है रिजल्ट को जो आप रीटेस्ट ले रहे हो. ओके, वैलिडिटी प्रोसेस ऑफ रीमेजरमेंट में इंटेंसिफाई डिफरेंस इन मोमेंटरी फैक्टर्स. सो वैलिडिटी का जो मतलब रीमेजरमेंट जब आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली एंजाइटी, मोटिवेशन, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे. मेजरली एक्सपेंसिव रहेगा कि आप सारी चीजें दोबारा से कर रहे हो. ओके जी, सो ये टेस्ट रीटेस्ट मेथड हो गया. फर्दर इंटरप्रिटेशन जो रहेगी टेस्ट रीटेस्ट कोरिलेशन की, वो नेसेसरी नहीं है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी आ जाए. अगर लो कोरिलेशन है सो वो ये इंडिकेट नहीं करेगा कि लो रिलायबिलिटी, क्योंकि इंस्टेड ऑफ सिग्निफाइंग दैट अंडरलाइंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इटसेल्फ हैज चेंज, वो बाकी चीजें भी तो चेंज हुई है ना. सो जरूरी नहीं है इसमें क्लियरली हमें ये समझ आ जाए कि वो रिलायबिलिटी अगर नहीं आई है सो किस वजह से नहीं आई है. बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर ये जो लिमिटेशंस हैं उसमें आ सकते हैं. अगर टाइम इंटरवल ज्यादा हुआ सो मोर लाइकली दैट द कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड, उनको हो सकता है उन्होंने कुछ नया सीख लिया हो बच्चों ने. ठीक है, सो वो चीज भी हो सकती है. प्रोसेस ऑफ मेजरिंग अ फिनोमिना कैन इंड्यूस चेंज इन फिनोमिना इटसेल्फ. तो आप किस तरीके से उसको मेजर कर रहे हैं वो कंप्लीटली चेंज कर सकता है उस तरीके को ही, कि वो जो फिनोमिना अपने आप में है उसको ही चेंज कर सकता है. राइट, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं देखा जाए तो जब टेस्ट रीटेस्ट की बात आती है, बट इजी है बट एक्सक्लूसिव ना, एक्सपेंसिव भी है. सो वो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए. अब ये नहीं तो क्या अल्टरनेटिव क्या है. सो अल्टरनेटिव फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म या पैरेलल फॉर्म. जैसे वहां पे हमारे पास एक ही टेस्ट था, हमने 2 बार उसी टेस्ट को लिया. यहाँ पे हमारे पास अब 2 टेस्ट हैं, यानी सिचुएशंस भी 2 हैं, टेस्ट भी 2 हैं, अलग अलग टेस्ट हैं. मैंने पैरेलल टेस्ट बनाए हैं कि सेम से टेस्ट हैं वो, बट
सिमिलर से हैं, सेम नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। सो अल्टरनेटिव या पैरेलल फॉर्म, सेम सेम हमने सिमिलर से टेस्ट बना दिए हैं सारी चीजें। यूजुअली ये वाला मेथड काफी यूज किया जाता है जब भी रिसर्च की बात आती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स टू टेस्टिंग सिचुएशंस। सेम लोग होंगे जैसे टेस्ट रीटेस्ट में था, लेकिन दो टेस्ट होंगे, इस बार टेस्ट सेम नहीं होगा। ओके, टेस्ट अलग अलग होंगे, सिमिलर से होंगे, इसीलिए पैरेलल बोल रहे हैं हम। हमारे पास एक टेस्ट का अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव बोल दिया, या इक्विवेलेंट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम सा है बट सिमिलर सा है, सेम नहीं है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, वही दोनों टेस्ट हमने करवाए, उनसे टेस्ट लिए, दोनों की जो हमने रिलायबिलिटी क्या किया, दोनों का कोरिलेशन चेक कर लिया, वो वहां से हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ओके, अब एडवांटेजेस क्या रहेंगे, यूज जो है वो बहुत बेसिक साउंड कर रहा है, डेफिनेटली बहुत प्रिसीजन वाला रिजल्ट आ सकता है हमारा अगर हम दो पैरेलल टेस्ट बना पाते हैं तो। देन सुपीरियर है ऑब्वियसली टेस्ट रीटेस्ट मेथड से, तो बेटर ही है, क्योंकि ये जो मेमोरी रिलेटेड रिलायबिलिटी में जो इन्फ्लेशन आ रहा था कि आपको अगर याद रह गए तो वो रिलायबिलिटी ज्यादा शो कर रहा है, तो वहां पे ओवर एस्टिमेशन हो सकता था रिलायबिलिटी का, वो चीज यहां देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगेन लिमिटेशंस भी होंगी। तो बेसिक लिमिटेशन क्या है कि प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है सिमिलर से टेस्ट बनाना, कि दोनों का डिफिकल्टी लेवल सेम हो ऑलमोस्ट। ओके, डिफिकल्टी लेवल सेम हो और टेस्ट हमारे सिमिलर से हो, क्वेश्चन सेम ना हो। ओके, रिक्वायर्स ईच पर्सन टाइम ट्वाइस, ऑब्वियसली एक इंसान को दो बार टेस्ट देना पड़ रहा है, पहले अलग मतलब सेम देना पड़ रहा था, यहाँ पे दो अलग अलग टेस्ट देने पड़ रहे हैं। टू एडमिनिस्टर अ सेकेंडरी सेपरेट टेस्ट इज ऑफन लाइकली टू रिप्रेजेंट अ समवट बर्डनसम डिमांड अपॉन अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे रिसोर्सेज पे भी बर्डन देखने को मिलेगा कि अच्छा ठीक है, आप सिमिलर साइज टेस्ट ले रहे हो तो वो बच्चों के ऊपर भी बर्डन आ जाएगा। पहले तो एक गैप तो आ रहा था ना, अब हो सकता है आप साथ साथ ही ले रहे हो, ये भी पॉसिबल है। ओके, सो ये अल्टरनेटिव फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म या पैरेलल फॉर्म रहेगा। आपको मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। देन बात आती है इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करने की, जिसमें हम पहला मेथड पढ़ते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। नाम से ही पता चल रहा है स्प्लिट हाफ, यानी एक टेस्ट है, मान लो उस टेस्ट में आपके पास 50 क्वेश्चंस थे, अब आपने वो टेस्ट ले लिया बच्चों से, अब आपका काम रह गया, बच्चों से आप दोबारा टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप ये 50 क्वेश्चंस को 25 में डिवाइड कर रहे हो, आपने हाफ में डिवाइड कर दिया। 25 का स्कोर कैसा है और बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन का स्कोर कैसा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो, उनका कोरिलेशन चेक करके कि कैसे है। तो वो एक ही टेस्ट के अंदर आप इंटरनली चेक कर रहे हो ना, तो इसलिए हम इंटरनल कंसिस्टेंसी बोल देते हैं। ओके, तो स्प्लिट हाफ में हम यूजुअली, और ये जो क्वेश्चंस हैं 50, इसमें हम हाफ हाफ कैसे डिवाइड करते हैं, वो हम यूजुअली क्या करते हैं, ओड इवन रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि ओड नंबर वाले क्वेश्चन एक हाफ में आ गए और इवन नंबर वाले क्वेश्चंस दूसरे हाफ में आ गए। सो मेजरली ओड इवन रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि जब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे स्प्लिट हाफ की, अगर हमने ओड इवन रिलायबिलिटी नहीं की, यानी ओड इवन के हिसाब से हमने कोरिलेशन चेक करके नहीं देखा और हमने अल्टरनेटिवली कर दिया या कोई और मेथड यूज कर दिया उस हाफ करने के लिए, कि हमने मान लो पहले 25 क्वेश्चन इधर ले लिए, दूसरे 25 क्वेश्चन दूसरे हाफ में ले लिए, तो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, तो वो लिमिटेशन में आ जाएगा अपना। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम ओड इवन रिलायबिलिटी वाला मेथड यूज कर रहे हैं इसके अंदर। देन ऑब्वियसली जो दो हाफ का स्कोर आया है, तो हम पियर्सन का फॉर्मूला यूज करके कोरिलेशन चेक करेंगे। फिर थर्ड में आके, थर्ड स्टेप जो है, इसमें हम स्पीयरमैन ब्राउन का फॉर्मूला यूज करेंगे उसको रीइवैल्यूएट और एडजस्ट करने के लिए, जो स्कोर्स हमारे आए हैं पियर्सन से। तो पियर्सन से हमने आर निकाल लिया, रिलेशनशिप कोरिलेशन निकाल लिया, देन हम स्पीयरमैन का फॉर्मूला लगाएंगे 2r डिवाइड बाय 1 प्लस आर। यहां से जो आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट रहेगा, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि रिलायबिलिटी हमारी कैसी है। एडवांटेजेस क्या होंगे, जो टेस्ट रीटेस्ट था या जो पैरेलल मेथड था, उसमें हम सेम ग्रुप ऑफ पीपल को दो बार टेस्ट कर रहे थे, चाहे हम सेम टेस्ट के साथ कर रहे हो या सिमिलर टेस्ट के साथ कर रहे हो, राइट। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट स्प्लिट हाफ मेथड जो है, इसमें हम एक ही बार टेस्ट ले रहे हैं, तो एटलीस्ट बच्चों पे बर्डन नहीं पड़ रहा है। ओके, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है वो यूजफुल मेजर है जब इम्प्रैक्टिकल या अनडिजायरेबल हो, कि आप जो है वो होता है ना, दो टेस्ट होना, या दो टेस्ट हमारे पास नहीं है, या लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मनी है, तो हम एक ही बार टेस्ट लेंगे, उसको हाफ करके हम उसकी जो है रिलायबिलिटी चेक कर लेंगे। लिमिटेशंस क्या होंगी, अगर हमने जो हम ओड इवन वाला मेथड यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव मेथड का इस्तेमाल किया वो हाफ करने में, तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो वेरी करेंगे, हमारी रिलायबिलिटी जो है वो वेरी करेगी।
ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच के साथ कि ये लॉन्गर टेस्ट के लिए तो ठीक है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपने OD1 मेथड से उसको स्प्लिट हाफ कर दिया, बट अगर छोटा टेस्ट है, मान लो क्वेश्चन ही 10 हैं या 15 20 हैं, सो वहां पे जो है इसके रिजल्ट्स वेरी करेंगे और रिलायबिलिटी जो है वो कम देखने को आपको मिलेगी क्योंकि आइटम्स कम है। सो वो स्प्लिट हाफ मेथड की लिमिटेशन रहेगी कि ये एज कंपेयर टू शॉर्टर टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट के लिए ये ज्यादा बेटर है। अब लॉन्ग के लिए बेटर है तो शॉर्ट के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट के लिए गटमैन का स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट। इसमें हम जो है स्पीयरमैन ब्राउन की बजाय स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी एक और थोड़ा सा नया फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे चीजों को एडजस्ट करने के लिए, लेंथ जो है टेस्ट की उसको एडजस्ट करने के लिए। सो ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा हमें शॉर्टर टेस्ट के लिए। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि छोटे टेस्ट के लिए गटमैन का स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट और लॉन्गर टेस्ट है तो हम जो अपना स्प्लिट हाफ स्पीयरमैन ब्राउन वाला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला रहेगा, वहां पे क्या था, वहां पे 2r डिवाइड बाय 1 प्लस r, यही था ना, कहां गया, ये रहा 2r डिवाइड बाय 1 प्लस r। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, nr डिवाइड बाय 1 प्लस n माइनस 1r। ऑल्दो वहां पे भी यही होता है बट वहां पे हमने स्प्लिट हाफ किया है तो हमारा n जो है वो 2 हो जाता है। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने अगर ज्यादा में स्प्लिट कर दिया, सिर्फ 2 में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, हम ज्यादा में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो वहां पे हमारा n जो है, नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। वहां से हम इंटरनल कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमने टेस्ट को जो है वो कितने पार्ट्स में स्प्लिट किया है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है, देखा जाए तो स्पीयरमैन ब्राउन का भी वही होता है, बट वहां पे स्प्लिट हाफ है तो हम सिर्फ n को 2 लेके चल रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला 2r डिवाइड बाय 1 प्लस r बन गया, यही वाला फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला मेजरली हम यूज करते हैं किसमें, जब हमसे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके जी, एक एग्जांपल के साथ मैं गटमैन समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे पास 20 आइटम है एक टेस्ट में, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो r, यानी उसमें से हाफ का रिलायबिलिटी कोफिशिएंट 0.80 है, यानी मैंने 10 आइटम कर दिए और फिर उसका क्या निकाला, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकाला, सो वो 0.80 आया कोरिलेशन जो है। ओके, नाउ हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि रिलायबिलिटी क्या चेंज होगी अगर मैं डबल कर दूं लेंथ ऑफ द टेस्ट को, यानी मैं 20 की जगह अगर 40 आइटम्स ले लूं, बट मैं 40 ले रही हूं, डबल कर रही हूं, बट स्प्लिट तो मैं 2 में ही कर रही हूं देखा जाए तो। सो n मेरा 2 ही रहेगा यहाँ पे, सो मेरा वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा 2r डिवाइड बाय 1 प्लस r, एंड देन मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.89। तो ये देखो कि मैंने अगर आइटम्स इंक्रीज कर दिए, मैंने 20 से 40 कर दिए, तो मेरी रिलायबिलिटी जो है वो 0.80 से 0.89 हो गई, यानी इंक्रीज देखने को मिला है मुझे कि अगर मैंने लेंथ डबल कर दी, यानी क्वेश्चंस डबल कर दिए। सो यहां से वो चीज प्रूव होती है कि अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीज कर देंगे तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं ज्यादा में स्प्लिट कर रही हूं कि मान लो एक 40 आइटम का टेस्ट है, मैंने उसमें 20 का वही OD1 करके हाफ करके उसको रिलायबिलिटी निकाली और मेरे पास 0.75 जो है उसका कोफिशिएंट आया। ओके, अब मैं प्रिडिक्ट करना चाह रही हूं कि क्या रिलायबिलिटी चेंज होगी अगर मैं इस टेस्ट को 4 इक्वल क्वार्टर्स में चेंज कर दूं, यानी अभी तक मैंने 40 को OD1 करके 20 में चेंज किया था और उस बेसिस पे मैंने कोफिशिएंट निकाला और मेरे पास 0.75 आ गया। अब मैं 40 को 10 4 में डिवाइड कर रही हूं, यानी मेरे n क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब तो जब मैं फॉर्मूला लगा रही हूं एस्टिमेटेड रिलायबिलिटी निकालने के लिए, तो 4 इंटू ये आपका जो है 0.75 डिवाइड बाय 1 प्लस n माइनस 1r, तो मेरे पास आंसर आया 0.60। यानी जब मैं डबल मतलब हाफ में कर रही थी, स्प्लिट हाफ कर रही थी, तो 0.75 आ रहा था, बट मैंने अगर ज्यादा में डिवाइड कर दिया, ज्यादा में उसमें डिवाइड कर दिया ज्यादा पार्ट्स में, तो मेरी रिलायबिलिटी कम हो गई। यहां से वो चीज समझ आती है कि एस्टिमेटेड रिलायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी कि कैसे जो है टेस्ट को अगर आप और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपकी रिलायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। यानी इससे हमें ये समझ आ रहा है कि अगर मैं इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करना चाह रही हूं और मैं रिलायबिलिटी बेटर रखना चाह रही हूं, तो एक तो मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो कि 40 की बजाय 100 ले पा रही हूं, 50 ले पा रही हूं, वो चीज थोड़ी जितने ज्यादा हायर साइड पे मैं ले पा रही हूं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वहां पे मैं और उसको जब रिलायबिलिटी चेक करूं तो मैं स्प्लिट हाफ तक ही चेक करूं ताकि वो बेटर रिजल्ट्स आए, क्योंकि जितना ज्यादा पार्ट्स में मैं उसको डिवाइड करूंगी मेरी रिलायबिलिटी कम होती चली जाएगी। ओके जी, देन आता है, ये तो हमने गटमैन पढ़ लिया और उससे ऊपर हमने स्पीयरमैन ब्राउन वाली चीज पढ़ ली। अब है कुडर रिचर्डसन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 फॉर्मूलाज होते हैं मेजरली, कुडर रिचर्डसन 20 और फॉर्मूला नंबर 21, 20 और 21।
क्यों यूज करते हैं? ये हम तब यूज करते हैं जब मैंने जो क्वेश्चंस बनाया ना उसमें डाइकोटमस रिस्पॉन्स हो, यानी कि दो ही रिस्पॉन्स के ऑप्शन है आपके पास, या तो यस है या नो है या करेक्ट है इनकरेक्ट है, मतलब मेरे पास और ज्यादा ऑप्शंस है ही नहीं। जैसे मैं लिकर्ट स्केल अगर यूज करूं तो मैं कुडर रिचर्डसन का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मैं यस नो में जा रही हूं, मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं जो बच्चे टिक करेंगे, सो उसमें उस आइटम वाले जो आपका टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए मैं कुडर रिचर्डसन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन ये भी तो होगा ना कि अगर दो ऑप्शन की बजाय बहुत सारे ऑप्शन ले रखे हैं, कि मान लो मैंने लिकर्ट स्केल ही इस्तेमाल कर रखा है, तो उस टाइम पे क्या दो ऑप्शन से ज्यादा जो नॉन डाइकोटमस है, सो जो नॉन डाइकोटमस होंगे, ज्यादा ऑप्शन होंगे, उसमें फिर हम क्रोनबेच अल्फा के साथ जाएंगे जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। बट इनमें क्या डिफरेंस है वो अगर हम देखें तो जो कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला नंबर 20 है उसमें हम डिफिकल्टी लेवल देखते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी कर रहा है, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है। तो जब डिफिकल्टी लेवल उन आइटम्स का अलग अलग है तो हम देखेंगे कि कितने प्रोपोर्शन जो है एग्जामिनी के उसका आइटम को करेक्टली आंसर कर रहे हैं और कितने रॉन्गली आंसर कर रहे हैं। ओके, देन हम इस फॉर्मूला के साथ जाएंगे और फिर हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट अपना कैलकुलेट कर लेंगे। ओके जी, तो सिंपल सी बात है, जब फॉर्मूला नंबर 20 यूज हो रहा है सो वो इंपैक्टेड रहेगा बाय डिफिकल्टी ऑफ टेस्ट। ओके, कि टेस्ट की आइटम्स की डिफिकल्टी का लेवल क्या है, कि इजी है, कोई टफ है, इस तरीके से। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना सारे आइटम्स इक्वली डिफिकल्ट हों, उस टाइम पे हम KR21 के साथ जाते हैं। वो एक तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन माना जाता है KR20 से, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी जो है सभी आइटम्स की ऑन द टेस्ट आर नोन टू बी इक्वल। सो KR21 में सारे टेस्ट के आइटम्स जो है हम सबको इक्वली डिफिकल्ट मान के चल रहे हैं या इक्वली ईजी मान के चल रहे हैं, और KR20 में जो है वो डिफिकल्टी लेवल वेरी कर रहा है। सो उस हिसाब से फॉर्मूला भी वेरी कर जाएगा अपना। वहां पे डिफिकल्टी लेवल कम ज्यादा था तो कितने आंसर सही हैं, कौन सही आंसर दे रहा है, कौन गलत आंसर दे रहा है, वो वेरी कर रहा था। यहाँ पे क्या रहेगा, ये नंबर ऑफ आइटम्स यानी n जो हम ऊपर लेके चल रहे थे, सो n डिवाइड बाय n-1 या k डिवाइड बाय k-1, और ये फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे x जो है वो अपना x बार जो है वो अपना मीन रहेगा और सिग्मा स्क्वायर अपना वेरिएंस ऑफ स्कोर रहेगा। सो फॉर्मूलाज आपको रटने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कुडर और रिचर्डसन की जब हम बात करते हैं कि KR21 या 20 की बात करते हैं सो उसका मतलब क्या रहेगा। लेकिन जब हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं, लिकर्ट स्केल है, तब हम किसके साथ जाएंगे, क्रोनबेच अल्फा के साथ जाएंगे। ठीक है जी, देन आता है क्रोनबेच अल्फा। तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है, यानी हमने जो अभी 4 मेथड पढ़े ना, तो जो हमने गटमैन पढ़ा, स्पीयरमैन ब्राउन वाला पहला वाला पढ़ा, दूसरे ना हमने कुडर रिचर्डसन पढ़ा। सो उसके बाद जो ये क्रोनबेच अल्फा है ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए, और अगर आपको कुडर रिचर्डसन दिया हुआ है, क्रोनबेच दिया, तो आप क्रोनबेच के साथ जाएंगे। ओके, सो क्रोनबेच अल्फा जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला और सबसे ज्यादा रिलायबल तरीका माना गया है, क्योंकि जो क्रोनबेच ने प्रपोज किया 1981 में, सब्सिक्वेंटली और भी लोगों ने इसको इलेबोरेट किया। सो जो भी मेथड्स हमने ऊपर पढ़े ना, आप ये लगा के चल लो कि उनका मीन निकाल के आपके सामने ये रख रही है। ओके, क्रोनबेच वाले तो बेसिकली ये सारों का मिल मिला के जो भी कमियां ऊपर रह गई थी वो सारी यहां सॉर्ट आउट करके ये फॉर्मूला देते हैं R अल्फा, यानी क्रोनबेच का जो अल्फा है, n डिवाइड बाय n-1 देन 1 माइनस समेशन सिग्मा स्क्वायर j सिग्मा स्क्वायर। तो R अल्फा क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट जो अल्फा निकाल रहे हैं हम, n जो है मेरे नंबर ऑफ आइटम्स हैं कि मेरे कितने क्वेश्चंस हैं उस टेस्ट में, सिग्मा स्क्वायर j जो है वो वेरिएंस है एक आइटम का j, यानी सिग्मा स्क्वायर 1, सिग्मा स्क्वायर 2, 3, 4 अलग अलग आइटम्स के, एंड समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर j हो गया सम ऑफ वेरिएंस ऑफ ऑल आइटम्स, और सिग्मा स्क्वायर हमारा वेरिएंस हो गया टोटल टेस्ट स्कोर का। सो ये फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं, अभी तक पूछा नहीं गया है, सिंपली कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि किसको यूज किया जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए वाइडली, तो क्रोनबेच अल्फा को यूज किया जाता है। सारे के सारे रिलायबिलिटी एस्टिमेट हमें पता है 0 से 1 तक वेरी करते हैं, रिलायबिलिटी नेगेटिव में होती नहीं है, आप किसी में नेगेटिव पे विश्वास नहीं कर सकते, कि ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं उसको बस मुझे विश्वास तो है उस पर बट नेगेटिवली है, मतलब कम है वाली सिचुएशन, कम में भी तो 0 तक ही जाएगा ना कि विश्वास नहीं है, उससे नीचे तो नहीं जाएगा, तो रिलायबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं देखने को मिलेगी, कोरिलेशन आपको नेगेटिव में देखने को मिल सकता है। It calculates the average correlation among all items in a scale या questionnaire। हायर वैल्यू अगर आपको क्रोनबेच अल्फा की यूजुअली अगर 0.7 0.8 से ज्यादा देखने को मिलती है, सो ग्रेटर इंटरनल कंसिस्टेंसी हम उसको मान के चल सकते हैं।
ठीक है जी। देन दो चीजें आती है, इंटर रेटर और इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर मतलब देखो नाम पता चल रहा है, इंटर रेटर यानी जो रेट कर रहे हैं वो अलग अलग इंसान है, इंट्रा रेटर मतलब सेम इंसान है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग रेटर देखने को मिलेंगे, अलग अलग रिसर्चर देखने को मिलेंगे जो जज करेंगे चीजों को, कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। यहाँ पे आपको एक ही इंसान मिलेगा, एक ही सिंगल रेटर जो है वो मल्टीपल ओकेजन्स पे, मल्टीपल जो है इंस्टेंसेस में आपको देखने को मिलेगा। ये कॉमनली इंट्रा रेटर यूज किया जाता है साइकोलॉजी, मेडिसिन, एजुकेशन में, बाकी उसको भी यूज करते हैं अकॉर्डिंगली आपका जो है रिसर्च किस तरीके का है। आप इंटर रेटर, इंट्रा रेटर आप डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करना है। ओके, बट अगर मैं रिसर्चर हूं और मैं ही सिंगल हैंडेडली चीजों को कर रही हूं तो मैं इंट्रा रेटर ही यूज करूंगी ना, बिकॉज मैं ही ऑब्जर्व कर रही हूं बार बार चीजों को। ओके जी, सो ये हो गया अपना इंटर रेटर, इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। सो आई होप आपको रिलायबिलिटी के मेथड समझ आए होंगे। जो इंटरनल कंसिस्टेंसी वाले मेथड्स हैं वहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आजकल आ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट वो पता होने चाहिए। जो इंटर रेटर वाले हैं उनको कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, आपके कितने सोल्व होते हैं वो भी बताइएगा। Which of the following method of reliability of a test describe the average correlation of all split half correlations and can be applied when there are more than two options to each item? तो हम यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी देखने के लिए या एवरेज देखने के लिए कुडर रिचर्डसन तो जब इस्तेमाल करते हैं जब दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, राइट। अब हमें बोला ना एवरेज कोरिलेशन ऑफ ऑल स्प्लिट हाफ, ये तो हमने क्रोनबेच में बात की थी कि उसने सारा एवरेज कोरिलेशन निकाला, जितने भी स्प्लिट हाफ कोरिलेशंस हैं, एक बेटर फॉर्मूला वो लेके आए हैं, तो वो क्रोनबेच अल्फा अपना जो है आंसर हो जाएगा। ओके, Which of the following statements about reliability of a test are correct? तो reliability fix होती है किसी given test के लिए, नहीं, वो vary कर सकती है। It is a correlation of test with itself, ये ठीक है। It varies from sample to sample, हाँ अगर मैं sample का size increase या decrease कर दूंगी तो मेरी reliability change हो जाएगी। It is not affected by the size of sample, नहीं अगर मैंने size ऊपर नीचे किया तो definitely वो change हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, सेकेंड और थर्ड जो है करेक्ट है जी, आंसर मेरा डी हो जाएगा। Homogeneous tests have low reliability. Okay. Range of test scores affect reliability. तो टेस्ट के स्कोर का रेंज क्या है वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, और होमोजीनियस टेस्ट का जो है वो लो रिलायबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। सेम एस्पेक्ट्स हैं सारे। सो ये दोनों चीजें ठीक है, बट पहले में हम होमोजीनियस टेस्ट की बात कर रहे हैं और दूसरे में हम रेंज ऑफ टेस्ट स्कोर की बात कर रहे हैं, तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो आंसर हमारा सेकंड हो गया। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देन है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन स्कोर्स ऑफ टू पैरेलल टेस्ट, तो दो टेस्ट हैं जिनका कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.48 आया है। अगर इन दोनों टेस्ट को कंबाइन कर दिया जाए तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कंबाइंड टेस्ट का कितना आएगा। सो हमारा जो फॉर्मूला था NR डिवाइडेड बाय 1 प्लस N माइनस 1R, आई थिंक यही है, या यहाँ पे n अपने पास 2 हो जाएगा, 2 टेस्ट है, ठीक है ना, हाँ यही है, NR डिवाइड बाय 1 प्लस N माइनस 1R, ठीक है। ये फॉर्मूला जो अपना स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी वाला या स्पेयरमैन ब्राउन का जो फॉर्मूला है उससे हम आराम से रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं जब भी हमें रिलायबिलिटी कोफिशिएंट मेंशन हो। ओके, सो इस फॉर्मूला के साथ जाइए, आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा 0.648 आएगा ऐसे, टू बी प्रिसाइज। देन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फ्रॉम रिलायबिलिटी ऑफ अ फोर लगा लीजिए, फॉर रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च टूल। रिलायबिलिटी इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन टेस्टिंग टूल, फिक्स्ड, डाउट है। इट इज कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन द टेस्टिंग टूल इटसेल्फ, ठीक है। रिलायबिलिटी कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, नहीं, रिलायबिलिटी कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, 0 से 1 तक वेरी करती है। इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, हाँ। इट इज अफेक्टेड बाय वेरिएंस ऑफ स्कोर, सो रिलायबिलिटी का फॉर्मूले में वेरिएंस कहाँ पे था, आप ये बताइए। सो देखो ऑप्शन हमारे क्या, 3 सही बताने हैं हमें, सो फिक्स तो नहीं होती है, बी अपना ठीक है कोरिलेशन वाला, ये भी गलत है, तो बचे क्या अपने पास ऑप्शन ही BDE बचा, ठीक है। सो ये वेरिएंस ऑफ स्कोर से अफेक्ट होगी कि कितना वेरी कर रहा है आपका स्कोर, की रेंज कितनी है टेस्ट ऑफ स्कोर की, अगेन, ठीक है। देन है जी, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, टेस्ट विद लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स हैव हायर रिलायबिलिटी, तो जितने ज्यादा हमने देखा था कि 20 की जगह अगर मैंने 40 आइटम्स ले दिए तो फिर मेरी रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। ईच टेस्ट आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी, सो हर एक टेस्ट आइटम रिलायबिलिटी में तो ऐड होता है, बट जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट करने में हेल्प करे, मतलब नेगेटिवली भी तो हो सकता है ना ये स्टेटमेंट, तो इसलिए पहली सही है, दूसरी गलत है जी। ओके,
Test, retest, the split half, the equivalent form and the rational equivalence methods are used for the assessment of. तो टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ, इक्विवेलेंट फॉर्म या रैशनल इक्विवेलेंस, वैलिडिटी चेक करने के लिए, यूजेबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए या वैलिडिटी रिलायबिलिटी. तो ये रिलायबिलिटी के मेथड्स हैं सारे के सारे, वैलिडिटी के थोड़ी ना है. तो सी आंसर आएगा. ओके. कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है ऑन टू पार्ट्स ऑफ अ गिवन टेस्ट 0.50. व्हाट इज द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ टोटल टेस्ट. तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट. अगेन वो वही वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे 2 है वैल्यू, तो 2r 1 प्लस 2, हाँ 1 प्लस r हो जाएगा अपना. यहाँ वैल्यू रख दो तो 5 दूनी 10 1 एंड देन डिवाइड बाय 1.50. 1 डिवाइड बाय 1.50 तो 0.67 आपका आंसर आ जाएगा. ओके. सो वही फॉर्मूला जो हम अब तक लगाते आए हैं वही लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं. मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की किसी सर्टेन टेस्ट के लिए, विद इन द रेंज रहेगी ±1 तक. ये तो कोरिलेशन की होती है. बिटवीन 0 to 1 रहेगी, ये बात ठीक है, बट इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, सो मैक्सिमम +1 रहेगी जी. ठीक है. ऑल वैलिड टेस्ट आर रिलायबल बट ऑल रिलायबल टेस्ट आर नॉट वैलिड. तो ये तो कॉन्सेप्ट हम कई बार कर चुके हैं कि वैलिडिटी अगर है तो मतलब मैंने वो आपको एग्जांपल दिया है ना कि कोई यूनिवर्सिटी अगर आपके पास ओपन हुई है तो वो आपके पास ओपन हुई है इसलिए आपने उस पर विश्वास तो कर लिया, बट जरूरी नहीं है वो वैलिड हो. बट अगर वो वैलिड है और वो ऑलरेडी यूजीसी के उसमें लिस्टेड है लिस्ट में, तो फिर वो रिलायबल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आप विश्वास उस पर कर ही लेंगे. सो ऑल वैलिड टेस्ट आर रिलायबल बिल्कुल सही है, बट डेफिनेटली सारे रिलायबल टेस्ट वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है. स्प्लिट ऑफ मेथड यूज किया जाता है रिलायबिलिटी के लिए, तो दोनों स्टेटमेंट सही है जी. ओके. A teacher prepares a test for measuring socially acceptable behavior of participants in the school program. Which type of reliability would consider too important? तो कौन सी reliability ज्यादा important रहेगी? एक टीचर ने socially acceptable behavior को measure करने के लिए क्या चेक किया है उनका, बेसिकली वो measure किया है उनका socially acceptable behavior कौन सा होता है participants का. तो इंटरनल कंसिस्टेंसी, स्प्लिट हाफ, इक्विवेलेंट फॉर्म या इंटरेटर. तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेटर. क्यों? क्योंकि जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं यूजुअली, तो जब ओवर टाइम देखते हैं तो ऑब्वियसली कुछ एक थोड़ा पहले देन गैप दिया देन वापस से टेस्ट लिया, तो हम टेस्ट रीटेस्ट का यूज करते हैं. ओके. देन अक्रॉस द आइटम जब हम देखते हैं तो इंटरनल का, और इंटरनल का ही एक पार्ट अपना क्या है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है. ओके. देन इक्विवेलेंट फॉर्म या जो आपका ये है आपका टेस्ट रीटेस्ट, वो हम ओवर टाइम के लिए करते हैं. देन अक्रॉस डिफरेंट रिसर्चर की जब बात आ गई तो एक टीचर ने प्रिपेयर किया है प्लस हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो वो इंटरेटर रिलायबिलिटी में आंसर आ जाएगा. Then है coefficient of correlation may negative as well as positive, may be negative as well as positive, and reliability of a test can be negative. तो coefficient of correlation negative positive हो सकता है, reliability जो है वो negative नहीं हो सकती. तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है जी. ओके. रिलायबिलिटी हमेशा 0 से 1 तक वेरी करेगी. Which term does best describe the consistency of an achievement test? तो consistency, reliability, validity, accuracy. ओके. सो ये चीज आपको याद होनी चाहिए. ओके. आंसर ए हो जाएगा. सो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलायबिलिटी के मेथड्स. मैं उम्मीद कर रही हूँ कुछ कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हुए होंगे. मैंने इधर उधर से छानबीन करके बहुत मेहनत से ये पीपीटी बना के आपके सामने कंपाइल करके चीजें रखी हैं. आई होप आपको समझ आया हो. फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स.